नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल अचानक टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते मुझे जल्दी आपसे विदा लेना पड़ा, लेकिन आज मैं अपने उन तमाम साथियों का अभिवादन स्वीकार करता हूं जो कल देर से मेरे कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन फिर भी आपने मुझे 150वें क्लास पर मुझे बधाई दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देशवासियों का जो स्नेह और लगाव मेरे साथ बना हुआ है, मैं आप सबके साथ हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने उन तमाम शतक वीरों का जिन्होंने मेरी नई आने वाली पुस्तक के लिए भी अपनी एडवांस बुकिंग कर दी। लोग आलोचना कर रहे थे कि मेरी जो पहली पुस्तक है वो नहीं बिकेगी, मेरे पुस्तक में मैटर नहीं है, लोग मेरे पुस्तक में कुछ खास नहीं ढूंढ पाए, और वो सारी किताबें बिक गईं। और उसके बाद आप सबकी मांग पर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बिल्कुल अपने स्पीड पर है। और आप सब ने, जिन साथियों ने मुझे अपने एडवांस बुकिंग हमारे पास भेजी है और अपने नाम और पते भेजे हैं, मैं आप सबको उसका क्रमांक आज ऑनलाइन आप सबको बता देता हूं, आप सब नोट कर लें। पवन गौर हैं अलवर से, आपका क्रमांक है 00118 PMA। ये PMA सब लोग अपने आगे लगा लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। पवन गौर अलवर 018, संजय कुमार पांडे 002, प्रदीप हृदय मैस्कर 003, हीरेंद्र प्रताप सिंह चंदेल ये उज्जैन से हैं 004, AK शाह ये बेंगरा सहरसा से हैं 005, राजेश कुमार कमालू भटिंडा से ये हैं 006, शशिकांत मैथपे आपका 007, मनोज कुमार सिंह 008 बलिया से, मनोज कुमार ठाकुर ये मयूर हांडा से छतरा से हैं 009, DB गंगवार फरीदपुर से बरेली से 0010, यशके खांडेवार ये बुल्ढारा से हैं 0011, नीतेश कुमार रामचंद्र धावले आपका है 0012, छोटेलाल धनकर राजनांदगांव से 0013, सुभाष अनावसे आउटे आप हैं कोल्हापुर से 0014, संजय कुमार 0015 ये कपूरथला से हैं, गणेश होम्यो क्लिनिक यानी गणेश कुमार सिंह 0016, कौशिक बेरा 0017, हरे कृष्ण सत्यपथे 0018, नरेंद्र पटेल इन्होंने सबसे पहले हमारी एडवांस बुकिंग की थी, इसलिए इनका क्रमांक है 001, PMA आप सबको अपने नाम के आगे, अपने क्रमांक के आगे जोड़ लेना है। ताराचंद आपका क्रमांक है 0019, शीला दलाल 0020, अल्ताफ पाशा 0021, JN अम्मान 0022, B कृष्णा रेड्डी 0023, जगदीश चौहान 0024, RP सैनी 0025, नरेंद्र पी नाथ पंजाबी बाग न्यू दिल्ली से 0026, राजेश त्रिवेदी 0027, विनोद कुमार श्रीवास्तव ये वाराणसी से हैं 0028, RS राठौर मथुरा से 0029, सुलिंदर सिंह ये मुक्तसर साहब से हैं 0030 यानी 0030, और अनूप सरकार 0031, विजय कुमार गुप्ता 0032, कृष्ण कुमार केसरी सोनभद्र से हैं 0033, देवेंद्र कुमार 0034, अनुज जीत बनर्जी बैरागी 0035, अजय कुमार आप हैं बेगूसराय से 0036, राजनारायण साहू कानपुर से 0037, जिग्नेश जी हैं गांधीनगर गुजरात से 0038, अनिमेश चक्रवर्ती ये लखनऊ से हैं 0039, वेदपाल आर्या 0040,
आसिम राज दत्ता 0041, संजय राठी 0042, सुरेश पांडे, आप रिटायर्ड अध्यापक हैं लेकिन आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अच्छा योगदान रहा है और आप सिंघवंग झारखंड से हैं 0043 से। अरुण श्रीवास्तव 0044, आप उन्नाव से हैं। DR यादव, ये बरेली पार्क थाने से हैं 0045। दिलीप दुबे 0046, रॉबिन प्रताप सिंह 0047, अभिषेक कुमार केशरवानी 0048, प्रकाश दत्त वार्डे 0049, समीर कुमार पात्रा 0050, भवानी शंकर नायक 0051, पुरुषोत्तम साहू 0052, पवन जायसवाल 0053, विनेश पाल सिंह 0054, दिलीप कुमार गुप्ता 0055 यानी 0055, हृदय शंकर 0056, इंद्र कुमार गुप्ता 0057, निरुपाल विश्वास 0058, अशोक कुमार 0059, बाहुबली खाने बाहुबली 0060, रमेश चंद्र अलवर से हैं 0061, राजेंद्र प्रसाद ये हैदराबाद से हैं 0062, संजय नीमा 0063, रमेश कुमार सिंह आप सुंदरगढ़ से हैं 0064, पवन कुमार ये डिस्ट्रिक्ट करनाल से हैं 0065, आरिफ रजा आरिफ आजमी 0066, जैद नदाफ 0067, यस्के रफीक यूनानी 0068, भुवनेश्वर लिलारे 0069, BK सरकार 0070, उमेश कुमार ये रांची से हैं 0071, इंद्र कुमार साहू, हालांकि अभी इनका पैसा मेरे पास नहीं पहुंचा लेकिन इनका अनुरोध मेरे पास पहुंचा था तो मैंने इनको क्रमांक दे दिया है, लेकिन अभी ये कन्फर्मेशन में नहीं है, इनका सीरियल नंबर अभी सेट नहीं है। युवराज मोटाघारे 0072, विजय सिंह 0073, कुदरत खान अलनावर 0074, रविकांत द्विवेदी 0075, विजय कुमार 0076, रूपेंद्र सिंह 0077, योगेश्वर प्यारे 0078, प्रीतम कुमार वर्मा 0079, हनुमंतराव देशमुख 0080, घानाराम 0081, RS यादव 0082, अनिल हिरकाने 0083, राम मेहर सिंह ये हिसार से हैं 0084, वासुदेव सिंह 0085, प्रवीण शंकर 0086, मोतीलाल शर्मा ये इंदौर से हैं 0087, कुमारी पुष्पा सिंह 0088 यानी 88, सुरेंद्र कुमार ये बेगूसराय से हैं 0089, देवानंद कुमार ये कोडरमा से हैं 0090, सुनीता चहर 0091, संदीप त्रिवेदी ये उज्जैन से हैं 0092, संजय जांकड़ा जिंद से हैं 0093, बैद्यनाथ मंडल 0094, उमेश ठाकुर 0095, संजय कुमार 0096, नोमान बार्डर 0097। ये हमारे पास इतने पते सीरियल से आपके पहुंच चुके थे। जिन साथियों के नाम अभी तक नहीं बोले गए हैं वो या तो इन कारणों से कि उनके पते अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे, चूंकि मैंने इस बार पते को आपका सीरियल बनाया है। जिस क्रम में आप हमको अपना पेमेंट और अपना एड्रेस भेज रहे हैं मैंने उसी क्रम में आपके सीरियल को बना करके अपने डायरी में भी नोट कर लिया और अपने कंप्यूटर में भी आपको सेव कर लिया है। अब जब भी मेरी किताब तैयार होगी तो आपके इसी सीरियल से आपको पुस्तकें जाएंगी और आप इसी सीरियल से मुझसे बात करेंगे, तो मैं इसी सीरियल में सारी डिटेल आपका नोट करूंगा कि किस डेट में आपकी किताब पोस्ट हुई, आपका पोस्टिंग एड्रेस क्या है और आपका पोस्टिंग क्रमांक क्या है या पोस्ट ऑफिस का नंबर क्या है, ट्रैकिंग नंबर क्या है, सब मैं इसी डिटेल से नोट करूंगा। तो कृपया आप सब अपने इस नंबर को अभी चूंकि 8 महीने इस पुस्तक को आने में है और 8 महीने का समय काफ़ी होता है, साथ ही आप कृपया इस नंबर को नोट कर लें। हालांकि मैं
फेसबुक और व्हाट्सएप में भी इसके सीरियल को लिखने का प्रयास करूंगा, चूंकि नाम बहुत ज़्यादा हैं। इस नाते मैंने पढ़ने में आसानी समझी और मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे इस नई आने वाली पुस्तक प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माय एक्सपीरियंस के प्रति आपका रुझान अच्छा देखने को मिला। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे अब इस पुस्तक को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करना है और आप सबके लिए इसको प्रोवाइड करना है। यहाँ तक कि हमारी बात सामान्य बातचीत थी और अब आइए हम कल से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स क्यों हैं। हालांकि इस पर मैंने कई लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन चूंकि ये बहस का मुद्दा बन चुका है, हमारे कई साथियों ने इसको लिखा था, हमारे कुछ सीनियर साथियों ने, कि ये बताया जाए कि ये बायो एनर्जी है कि केमिकल एनर्जी है कि ऑड फोर्स है, और इस पर अपने तर्क दिए जाएं। और कुछ इनाम की भी घोषणा की गई थी कई संस्थाओं द्वारा। अब सवाल ये है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस वीडियो से आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। सवाल ये है कि क्या मैटी जी की पुस्तक को किसी ने अपनी आंखों से देखा? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो अमेरिका, कनाडा या इटली या जर्मनी से लोग फोटोकॉपी ला ला करके ये बात कह रहे हैं कि ये मैटी जी ने लिखा, तो फिर उसमें मैटी जी के नाम को कोटेड क्यों किया गया? सवाल नंबर 2, मैटी जी ने अपने कार्य को जहां पर छोड़ा था, क्या उस कार्य से आगे शोध नहीं होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैटी जी ने एक रास्ता बताया था। उन्होंने अपने अनुभव से 38 औषधियों को बनाया, सजाया, उसका प्रयोग किया, प्रयोग करके प्रैक्टिकल देखा। अब न तो आज मैटी जी हैं और न मैटी जी की किताब है। जो चोरबाजारी करते हुए आज तक पिछले 150 वर्षों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इस समाज में विभिन्न भ्रम जाल में फैलाए रहे, चोरबाजारी से तात्पर्य मेरा मैटी के अनुयायियों से है, न कि वर्तमान के साथियों से। इस बात को मैं क्लियर कर दूं। चोरबाजारी मैंने इसलिए कहा कि मैटी जी के साहित्य को तोड़ मड़ोड़ के जर्मनी में, इटली में उनके अनुयायियों ने पेश किया और अपने लोकप्रियता को बनाने के लिए उन्होंने कंपाउंड मेडिसिन में भी तोड़फोड़ किया। इसके प्रमाण भी मेरी पुस्तक में भी हैं। सुदामा प्रसाद जी ने भी इसके बारे में खोज करके बताया, डॉक्टर रमाशंकर जी ने भी अपने तमाम आर्टिकल में इस बात की चर्चा की, और हमारे कुछ नए रिसर्चर जो हमारे शोधकर्ता हैं उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया है। मैटी जी ने 115 पौधे, जिन पौधों का जिक्र किताबों में आता है, कई अब एक होड़ सी चल गई, अभी तक 114 पौधे लोग बता रहे थे, और जब से मैंने 115 पौधे कहना शुरू किया तो कई किताबों ने भी 115 पौधे बताना शुरू कर दिया। कई लोगों ने 115 पौधों का जिक्र भी करना शुरू कर दिया। और जब से एंजाइम्स थ्योरी के बारे में मैंने अपनी प्रमुखता से, जटिल और बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा करना शुरू किया, तो बहुत से हमारे साथियों ने एंजाइम्स थ्योरी को दबे मन से स्वीकारना भी शुरू किया। लेकिन अभी एक साथी ने जोड़ दिया कि इसमें हार्मोन्स और विटामिन्स भी हो सकते हैं। मैं उन साथी से पूछना चाहता हूं कि विटामिन्स और हार्मोन्स के बारे में, उसकी पूरी डिफिनीशन, उसके फंक्शन के बारे में क्या आपने कभी गहन अध्ययन किया? अगर नहीं गहन अध्ययन किया है तो बायोकेमिस्ट्री के क्लास अटेंड करिए और बायोकेमिस्ट्री के बारे में जाकर के जरा गंभीर जानकारियां लीजिए, और फिर देखिए कि हार्मोन्स और विटामिन्स क्या औषधि के रूप में लिए जा सकते हैं, वो भी प्लांट से। और क्या विटामिन्स और हार्मोन्स की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो उनका एक समय क्रम है, क्या वो मेडिसिन के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करके कार्य कर सकता है और हमारे टारगेट सेल तक पहुंच सकता है? और क्या हार्मोन्स और विटामिन उतनी तेज कार्य कर सकते हैं जितनी तेज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां काम करती हैं? ये तमाम सवाल मैं अपने उन तमाम विद्वान साथियों के लिए छोड़ रहा हूं। आज मैं उत्तर एक भी नहीं दूंगा, आज सिर्फ तर्क की बात होगी, क्योंकि बार बार ये प्रमाण मांगा जाता है, ये कहा जाता है कि अनिल श्रीवास्तव अपने मन से सारी बात करते हैं। तो आज मेरे मन से सारे सवाल और उत्तर देना है उन साथियों को अपने वीडियो बना करके मेरी तरह, कि जरा वो हमको हार्मोन्स और विटामिन्स की गतिविधियों के बारे में बताएं, और बताएं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियां कार्य करती हैं, क्या उसी क्रम में विटामिन्स और हार्मोन्स की उपलब्धता हमारे शरीर में होती है,
उसकी मात्रा हम कितनी देते हैं और कितनी मात्रा दी जानी चाहिए, कितनी मात्रा पे जाके वो कार्य करेगा, इन सब के डिटेल्स अगर वो कहते हैं कि इस पर शोध होना चाहिए तो जरा शोध करके हमको इस बात की जानकारी दें। हो सकता है मैं गलत हूं तो मैं अपने में संशोधन कर लूं। लेकिन अब इसके साथ उत्तर तो बाद में दूंगा, अब इसके साथ सवाल यह है कि 17 अप्रैल 2020 लॉकडाउन पीरियड में, जबकि मुझे रमाशंकर जी की आत्म प्रेरणा से मुझे ये कहने का अवसर मिला आप सबसे, और 17 अप्रैल से अभी अप्रैल नहीं आया है, अभी मार्च चल रहा है, यानी लगभग 11 महीने हो चुके हैं। अगर एक महीने में मैं सिर्फ 2 साथियों को जोड़ सका या 10 साथियों को जोड़ सका तो 11 महीने में मैंने जितने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ओर पुनः लाने का प्रयास किया, क्या यह सबूत नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे फार्मूले के काम करने की? या जिस आसान तरीके से मैंने उनको टेम्परामेंट, पॉजिटिव निगेटिव डाइल्यूशन से दूर हटाया और उनकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगे, उनके यहाँ रोगियों की संख्या बढ़ी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जादू फैला, क्या यह सबूत नहीं है? किस बात का सबूत आप डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव से मांगना चाहते हैं? पूरे देशवासी जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विद्वान हैं, शायद उन्होंने ना तो एक भी प्रैक्टिशनर्स बनाए हैं, उन्होंने ना तो एक भी रोगी पर कोई दवा प्रयोग करके देखने का प्रयास किया है, उन्होंने बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल के नेम एंड फेम को भुनाने का प्रयास किया है, अपनी मेडिसिन को, अपने पेटेंट मेडिसिन को भुनाने का प्रयास किया है। और जब उनको लगा कि अब अनिल श्रीवास्तव के इस लेक्चर से या इस क्लास से केवल D3 स्पेजरिक बिकने की होड़ लग जाएगी और पेटेंट बिकना बंद हो जाएगा और उनकी जो जादुई आर्ट फोर्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो सीसी है वो केवल तहखाने में पड़ी रह जाएगी और 5600 रुपए की वो सीसी बिकना बंद हो जाएगी, तो लोगों को घबराहट हुई और उन्होंने सवाल पे सवाल करना शुरू कर दिया। ये बायो एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, कुछ भी हो, जरा हमको सिर्फ इतना बताने का प्रयास करें ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे सीनियर विद्वान कि ये औषधियां इतनी जल्दी शरीर में काम किस सिद्धांत पे करती हैं और क्यों करती हैं। अब अगर वो ये कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है, ये बायो एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और इस नाते एनर्जी इलेक्ट्रॉन के रूप में बहुत जल्दी काम करती है, तो एक छोटा सा सवाल, क्या होम्योपैथी की औषधियां देर में काम करती हैं क्या? क्यों देर में काम करती हैं? जब प्लांट, उनके प्लांट से जिन प्लांटों को उन्होंने लिया उन्हीं प्लांट को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने लिया। तो अगर दोनों के प्लांट सेम है तो दोनों के फंक्शन सेम होने चाहिए, दोनों के कैरेक्टर सेम होने चाहिए, लेकिन ना, हमने होम्योपैथी से अपनी चिकित्सा पद्धति को अलग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम दिया। अगर दोनों एक होती तो हम नाम क्यों देते? क्या मैटी जी ने इस परंपरा को जारी किया था अपना नाम कमाने के लिए? जरा इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है हमारे उन विद्वान साथियों को जो अपने आप को बहुत सीनियर मोस्ट और कहते हैं कि 40 सालों से मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का दिया जला रहा हूं और अपने विशिष्ट शोध कार्यों को एक बंद शीशी पर लेबल लगा करके बेचने का काम कर रहे हैं, और वो ये आज तक ये नहीं बताया कि उनके उस बंद शीशी में कंपोजिशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है कि आयुर्वेद का है कि यूनानी का है कि होम्योपैथी का है कि एलोपैथ का है। लेकिन शीशियों को बेचने का और बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग लगा करके और मंत्री लोगों के साथ फोटो खिंचाने का और वार्ता करने का फोटो जो आ रहा है, मैं उन्हीं लोगों से सवाल आज कर रहा हूं कि क्या अगर होम्योपैथी का एक प्लांट एट्रोपा बेलोडोना या थूजा या बल्गैरिस, कोई भी पौधा आप ले लें, कोई भी प्लांट ले लें, जो प्लांट अगर उनके यहाँ यूज किया गया है और हमारे यहाँ भी यूज किया गया है, तो फिर दोनों के कार्य को समान होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि वो दूसरे बीज से दवा बनाते हैं, हम दूसरे बीज से दवा बनाते हैं। हमें तो ये लगता है कि भारत के 90% लोग होम्योपैथी के मदर टिंचर को लेकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज को बेवकूफ बनाते हैं और अपने लैब में इधर से उधर मिला करके उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम दे देते हैं। अब फिर सवाल वहीं पे आके फंसता है कि जब इस तरह की राजनीति और इस तरह का धंधा चल रहा है, अपने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कर रहे हैं, जब बार बार मैटी ने भी इस बात को कहा है
और उनके अनुयायियों ने भी अपनी किताबों में इस बात को कोटेड किया है। डॉक्टर रमाशंकर जी की टीम ने भी इस बात को कोटेड किया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन ट्रांसपेरेंट, क्लियर, हार्मलेस, स्मेललेस, कलरलेस होना चाहिए। तो फिर जरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा बनाने वाली कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टर बताएं कि लाल, पीले, नीले, बैगनी कलर की दवाइयां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कहां से देते हैं? ये जो क्रूड के नाम पे लोग बेचते हैं, इनके कलर कहां से आ जाते हैं? ये कैसे कलर आ जाते हैं और कलर क्यों आ जाते हैं? हमारे एक साथी ने सवाल किया कि सर मैंने वहां से दवा मंगाई फला जगह से और उसमें रंगीन था, और आपकी एक दवा मैंने मंगाई आपके बताने पर वहां मुझको बिल्कुल सफेद रंग की मिल रही है, तो क्या दोनों में अंतर तो नहीं? मैंने कहा जो आपने सफेद रंग की मंगाई है वही दवा असली है। जो रंगीन दवाएं हैं मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो आज मेरा बहुत प्रमुख सवाल है कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां होम्योपैथी की औषधियां हैं? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी एक है? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के में यूज किए जाने वाले पौधे और होम्योपैथी में प्रयोग किए जाने वाले पौधों के कार्य समान हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी समान है? और अगर समान नहीं है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां इतनी तेज गति से, द्रुत गति से कार्य क्यों करती हैं? क्या इस पर उन्होंने शोध कभी किया? और अगर शोध नहीं किया तो फिर वो हमारी एंजाइम्स थ्योरी को स्वीकार कर लें और मान लें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां प्लांट के एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स की आकर के प्रतिपूर्ति करते हैं और हमारे बॉडी के उस आर्गन को, जिस ऑर्गन के लिए एज ए कैटालिस्ट वो फंक्शन करते हैं, उस आर्गन को ला करके वो नॉर्मल में छोड़ देते हैं और वो आर्गन होम्योस्टेटिसिस में आ जाता है और फिर हमारा बॉडी होम्योस्टेटिसिस में आ जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की गति हमारी कोशिकाओं के नर्व तंत्रिकाओं में, हमारे न्यूरॉन्स में चलने की जो गति है 1/300 सेकंड प्रति मीटर, उस गति से ये दौड़ करके एंजाइम्स एज ए कैटालिस्ट उस ऑर्गन को फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में मोटिवेट कर देते हैं और क्रिया समाप्त होने के बाद ये अपने आप को सबसाइड करके फीडबैक मैकेनिज्म से समाप्त हो जाते हैं। इनके न भार में कमी आती है, न इनके भार में कोई परिवर्तन होता है, ना ये कहीं पे एग्रावेशन देते हैं और इसी कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हार्मलेस हैं। मैं उन लाल, पीले, नीले और जो लोग पेटेंट बनाते हैं, अब जरा पेटेंट वाले हमसे घबराते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। उनकी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां पेटेंट के रूप में वो बनाते हैं, मान लिया कि उन्होंने एक फीवर की दवा बनाई या उन्होंने एक कैंसर की दवा बनाई या उन्होंने एक किसी सर दर्द की दवा बना ली, कोई दवा मान लीजिए। मैं एज ए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव इस बात की गारंटी लेता हूं कि जिस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषध की आवश्यकता हमारे शरीर में नहीं होगी, मैं 38 शीशियों में से कोई भी एक शीशी उठा करके अगर पी लूंगा तो मुझे उसका कोई एग्रावेशन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन अगर वो है तो क्या ये पेटेंट बनाने वाले ये दावा कर सकते हैं कि उनकी पेटेंट की पूरी शीशी वो मेरे सामने पी सकते हैं अगर उनको कोई रोग नहीं है तो? अगर वो इस बात का दावा करते हैं तो मैं पेटेंट का प्रचार आज से करना शुरू कर दूंगा, और अगर वो इस बात का दावा नहीं करते तो पेटेंट के बारे में मैं जितना बोलता हूं वो आज उनको सुनना ही पड़ेगा। ये पेटेंट के नाम पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो धंधा चल रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पेटेंट बनाने वाले जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, वो एक मेडिकल स्टोर का संचालक बना दे रहे हैं। किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक पे आप चले जाओ, कम से कम 50 से लेकर के 1000 तक डिब्बे रखे हुए हैं, पैक शीशियां रखी हुई हैं। काम केवल 38 शीशियों का है। एक मेज पर रख करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करके 4 चांद लगा सकता है। लेकिन अगर उनके अगल बगल देखें, आगे पीछे देखें तो इतना बढ़िया शो दिखाते हैं कि कितनी डिब्बियां भरी हुई हैं, कितने पैकेट उनकी डिस्पेंसरी में लगे हुए हैं। यही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में आपको बाद में हानि पहुंचाएगा। डॉक्टर एक परामर्श देता है, कंसल्ट करता है, कंसल्टेंट होता है, वो परामर्शदाता होता है, वो अपने डिस्पेंसरी में मेडिसिन का जाल नहीं फैलाता। वो अपने डिस्पेंसरी में केवल उतनी ही दवाएं रखता है जो उसको अति आवश्यक होती हैं, केवल सलाह देने के लिए या कुछ दवा का प्रयोग करने के लिए रोगियों के लिए। और ऐसी दशा में 38 शीशियां तो आपके लिए मददगार हैं, लेकिन जिस समय आप पेटेंट दवाओं से अपनी डिस्पेंसरी को भर करके अपने आप को मेडिकल स्टोर का संचालक बना देंगे, पीछे मेडिकल स्टोर पूरा दिखाई पड़ेगा आपके फोटो में, तो आप समझ जाइए कि आप डॉक्टर नहीं हैं। कहने में तो ये मुझे जरा भी संकोच नहीं है, आपको कष्ट हो रहा होगा, मैं इसके लिए सभी से क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस पद्धति हमारे यहां अच्छी नहीं है। आप एलोपैथ से सीखिए, आप होम्योपैथ से सीखिए, आयुर्वेद से सीखिए,
उनकी दुकानों पर मेडिसिन नहीं होती। एलोपैथ का डॉक्टर बैठता है बगल के मेडिकल स्टोर से, कहता दवा ले लीजिए। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप अपने बगल के किसी दुकानदार के यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन रखवा दीजिए और स्लिप बना दीजिए, वहाँ से लोग परचेज कर लें। लेकिन आप अपनी डिस्पेंसरी पे अगर मेडिकल स्टोर बनाते हैं, और जो मेडिकल स्टोर जो इनके अथराइज डीलर लोग हैं, जो लोग सीएमई करके विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों को बुला करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। अब एक बात और यहीं पे मैं कह दूं, आज मेरा क्लास नंबर 151 है और केवल मैं आपसे बहुत तीखे सवाल बहुत दिन बाद करने के मूड मैंने बनाया है। आज कोई प्रॉपर क्लास नहीं। एक कंपनी देती है 20% का डिस्काउंट, दूसरी कंपनी देती है 40% का डिस्काउंट, और तीसरी कंपनी कहती है मैं 60% का डिस्काउंट इतने रुपए से ऊपर दूंगा। जरा हमको बताइए, अनिल श्रीवास्तव ने किताब लिखा, प्रिंट कराया, छापा, और हमने कहा 1500 रुपये मेरी किताब का दाम है। बहुत से साथी हमसे फोन करके पूछते रह गए कि आप डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। मैंने कहा डिस्काउंट किस बात का? अगर मुझे डिस्काउंट देना होता तो उस किताब का दाम फिर 2000 रुपया होता, और डिस्काउंट काट के फिर मैं 1500 रुपया ले लेता। आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर मुझे डिस्काउंट देना होता तो मैं उस किताब का दाम 2000 रुपया रखता और डिस्काउंट काट के आपको 1500 रुपये में दे देता। आप खुश रहते और मैं भी खुश रहता। आपको ये लगता ही नहीं कि किताब, आपको लगता मुझको तो 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। यानी यह है बेवकूफ बनाने का तरीका। यानी जब जो कंपनी 60% डिस्काउंट दे रही है उस अथराइज्ड डीलर को, 100 रुपए की दवा में 60 रुपया उसको छोड़ के 40 रुपए में उस शीशी दे रही है। इसका मतलब कि 40 रुपए की उस शीशी में उसकी लागत रही होगी 20 रुपए की, क्योंकि उसने भी कुछ मुनाफा लिया होगा। और जो सज्जन 60% डिस्काउंट पे उसको अपने यहां ला रहे हैं और फिर अपने साथियों, अपने डॉक्टरों को ला करके वो 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20% वो ले रहे हैं। अब आप सोचें कि वास्तव में उस दवा की कीमत क्या रही होगी जो पेटेंट के नाम पे ये लोग धंधा कर रहे हैं। स्पेल्जिक एसेंस में, D3 में, ओरिजिनल D3 में आप प्रैक्टिस करना सीख गए हैं, आप दवाओं का कंपोजिशन करना सीख गए हैं, आप दवाओं को बनाना सीख गए हैं, तो वही तो पेटेंट आपका बनेगा। आप किसी रोगी को जो देंगे बना करके कंपाउंड मेडिसिन, वही आपका पेटेंट मेडिसिन बन जाएगा। पेटेंट का अर्थ आज तक लोग समझ नहीं पाए। दरअसल पेटेंट उस मेडिसिन को कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं जो सरकार द्वारा एक निर्धारित मानक के अनुसार उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाए। हमारे साथी हर दवा को पेटेंट बताते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पेटेंट बताते हैं। यानी हर कंपनियों ने अपनी सारी दवाओं को भारत सरकार के यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करा करके उस दवा का लेबल ले लिया है, उस पर ISI मार्क ले लिया है। अब पेटेंट की परिभाषा बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि पेटेंट पर हमें अभी बहुत गंभीर और गहन होना पड़ेगा। हम दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के कंपटीशन में अपने आप को, अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बर्बाद कर रहे हैं। पहले हमको खड़ा होना चाहिए था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 38 दवाओं को इतना प्रचार प्रसार कर देना चाहिए था पूरे देश में कि लोग उसका कमाल देखते। लेकिन यहां 38 दवाओं के पीछे कोई नहीं पड़ा है। सभी अपने बनाए हुए जो डिब्बे हैं, पैकेट हैं, शीशियां हैं, लाल, पीली, नीली, उनको मार्केट में बेच करके आंख मूंदे बैठे हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के सामने उसको पेश करके उनसे रुपया आंटने का काम कर रहे हैं। उनका काम बन गया। जो लोग मेडिसिन बना रहे हैं, लाल, पीली, नीली डिब्बी और शीशी बेच रहे हैं, उन्होंने अपनी 10 पीढ़ियों के लिए पैसा कवर कर लिया। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आज बंद हो जाए, मान्यता मिले ना मिले, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो हमारे आप लोगों के जैसे लोगों पे पड़ेगा। हम आप प्रैक्टिशनर से हमको दवा ही नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे हम। उनको तो वो तो रुपया कमा करके अपने आप में आलीशान बने हैं, क्योंकि वो तो मान्यता दिलाने के लिए लाइन में खड़े हैं कि उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई जानता ही नहीं है। और वास्तविकता यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ABCD की डिफिनीशन उन्हें खुद नहीं आती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना नहीं चाहते ना, वो प्रैक्टिस करते हैं। ये सेमिनार लगाने से, CME लगाने से, अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में डस्टर और चाक से पढ़ाने से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भला नहीं होने वाला है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भला तब होगा जब प्रैक्टिशनर्स मार्केट में होंगे, और प्रैक्टिशनर्स वो बना नहीं पाते हैं। वो तो दवा बनाने आते हैं, उन्होंने चाक पर डस्टर उठाया, चाक और डस्टर उठाया और 3-4 लाइनें बोली और इसके बाद कहा इस रोग में ये वाली शीशी आप इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी जल्दी काम करेगा, इसको ये दे दीजिए। यानी वो अपनी शीशी बेचते हैं उस बोर्ड पर, CME पर खड़े होके। और अनिल श्रीवास्तव 17 अप्रैल से अपनी आवाज, अपना धन, अपना समय, अपना नेट बर्बाद करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रैक्टिशनर बना रहे हैं। अंतर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एंजाइम्स थ्योरी में और एंजाइम्स थ्योरी को ना मानने वालों में यही है। अब आप विचार करें, आप शोध करें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की 38 दवाएं ही हमारे शरीर पर काम क्यों करती हैं, इन दवाओं में आज तक वृद्धि क्यों नहीं की गई।
115 पौधे हमारे होम्योपैथी से अलग कैसे हैं, हमारे शरीर पे ये कैसे कार्य करते हैं, इन सब के सवालों के जवाब लेकर के मैं अगले क्लास में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आज की इस कटु टिप्पणी के लिए, इस कटु क्लास के लिए, कटु आलोचना के लिए आप सबको जिनको भी कष्ट हुआ हो, मैं उन सब से अंत में हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं यदि मेरी बातों से आपको कष्ट हुआ हो, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार और प्रसार के लिए जाना जाता हूं। किसी की मेडिसिन कंपनी के प्रचारक के रूप में या किसी की दवा बेचने के लिए मैं नहीं जाना जाता। न मैं संस्था चलाता हूं, न मैं दवा बनाता हूं। मैं प्रैक्टिशनर था, प्रैक्टिशनर हूं, प्रैक्टिशनर रहूंगा और प्रैक्टिशनर बना रहा था, प्रैक्टिशनर बना रहा हूं, प्रैक्टिशनर आगे बनाऊंगा भी। मुझे प्रैक्टिशनर्स चाहिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तो अपने आप मानता में आएगी। प्रैक्टिशनर नहीं होंगे तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मानता मिलकर के भी क्या करेगी, हम 4 डॉक्टर किसी शहर में नहीं ढूंढ पाएंगे। आज तो अनिल श्रीवास्तव ये गर्व से कहते हैं कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं कि देश के किसी भी कोने के, किसी भी राज्य के, किसी भी शहर में कम से कम 5 से 10 चिकित्सक मेरे चाहने वाले हैं। अभी मैं यहीं से बैठे बैठे, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो शिवपुरी हो, चाहे वो कपूरथला हो, चाहे वो करनाल हो, चाहे आप विदिशा चले जाएं, किसी भी शहर में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले उस जिले में उपस्थित हैं और मेरे स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। आप में से ही कई साथियों ने हमको हिमाचल में और हरियाणा में और पंजाब में अपनी क्लिनिक पर एक दिन बैठने का ऑफर दिया है और आप मेरे आने जाने का किराया भाड़ा भी खर्च कर रहे हैं, मेरे हवाई जहाज के टिकट की बुकिंग भी कर रहे हैं, मेरे रहने की व्यवस्था भी कर रहे हैं और मेरी गुरुदक्षिणा भी आप तैयार करके रखने की बात कर रहे हैं। तो ये सब आपका प्यार ही तो है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जब आपने समझा है और मुझे समझा है, तब हमारा ये संबंध बना है। अगर आप हमें समझ ना पाए होते तो आज मैं 11 महीने से आपके बीच आकर के अपना समय बर्बाद न करता। अभी मैं रात में 2 घंटे 2.5 घंटे तक कलम चला करके अभी इस किताब को लिखूंगा। तो कोशिश यही रहे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जिंदा रहे। इसके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिशनर्स बनते रहें, प्रैक्टिशनर्स अपना काम करते रहें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चलती रहे। इन्हीं सब बातों के साथ आज इस कटु आलोचना के लिए खेद व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूं। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मुस्कुराते हुए अब आप भी मुस्कुराएं और मैं भी मुस्कुराऊं। आज की कहानी बस यहीं तक। नमस्कार।